मुझे एक विद्यार्थी ने कहा कि इतना अच्छा लग रहा था, हमें लग रहा था कि ये सेशन और लंबा चलता। तो ये प्रतिक्रिया जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लग रहा है कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो रही हूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा जश्न अजहर इस बार हमने विद्यार्थियों को ही समर्पित किया है। और इस संख्या में विद्यार्थियों को देखकर दिल में नहीं बल्कि कलेजे में खुशी हुई और मैं भी टाइम बजा रही हूँ। और ये जो खुशी मिल रही है, मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों ने मुझे पूरे एक साल की ऊर्जा दी है कि एक साल मैं आप लोगों के लिए काम करूँ, आप लोगों को लेकर काम करूँ। और मुझे अब यकीन हो चला है 29 वर्ष लिटिल थेस्पियन को लेकर चलते चलते आज यकीन हो चला है कि पश्चिम बंगाल में हिंदी रंगमंच का भविष्य बहुत उज्जवल है। तो आप सबों के लिए हम सब ताली बजा रहे हैं। जश्न अजहर, जश्न रंग के साथ जश्न अजहर, ये अजहर शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं है। अजहर खुद में एक पूरा रंगकर्म थे, एक इंस्टीट्यूशन थी। और लिटिल थेस्पियन, अजहर आलम और पूरा परिवार सबने मिलकर कलकत्ता में लगातार हिंदी रंगमंच को सुदृढ़ करने के लिए हमेशा नई पीढ़ी को जोड़ने की कोशिश हम करते रहे। काम नहीं रुकता, न समय रुकता है। कोई आए कोई जाए, इस आनी जानी दुनिया में सिर्फ कर्म ऐसा है जो टिकाऊ है, शाश्वत है। आपके कर्म हमेशा याद रखे जाएंगे और जब कर्म याद रखे जाते हैं तो आपका नाम, आपका चेहरा, आपकी आवाज, सब कुछ याद रखे जाते हैं। इसलिए आप भी याद रखे जाएंगे कि 12वें राष्ट्रीय नाट्य उत्सव में आपकी भूमिका इतनी सशक्त थी कि पूरा का पूरा उत्सव महा उत्सव में तब्दील हो गया। शुक्रिया। मैं अब इस दूसरे सत्र की क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले हमारे संस्थान लिटिल थेस्पियन की सेक्रेटरी गुंजन अजहर को आमंत्रित करूं कि वो अपनी एक सचिव की रिपोर्ट आपके सामने पेश करें। गुंजन अजहर। नमस्कार। हर साल की तरह इस साल भी लिटिल थेस्पियन अपना 12वां नेशनल थिएटर फेस्टिवल लेकर आया है आप सबके सामने। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2010 में इस फेस्टिवल को जश्न रंग के नाम से शुरू किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ एसएम अजहर आलम और उमा झुंझुनवाला। किस्मत के गर्भ में क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता है। हम नहीं जानते थे कि 2021 में 10वां फेस्टिवल अजहर आलम सर का आखिरी फेस्टिवल होगा। मैं बचपन से ही सुनती आई हूँ द शो मस्ट गो ऑन एंड हियर वी आर टुडे। 2022 में हमने हमारे गुरु और आर्टिस्टिक डायरेक्टर एसएम अजहर आलम को ट्रिब्यूट देते हुए 10 दिनों का नाट्य उत्सव किया था, जिसमें उनके डायरेक्शन के नाटकों को खेला गया था। कुछ नाटकों के वीडियोस दिखाए गए थे। उनकी नाटक की किताबों को रिलीज भी किया गया था, जिसे बाहर स्टॉल पे आप देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। अजहर आलम की प्ले राइटिंग, डिजाइनिंग, डायरेक्शन और एक्टिंग पर विस्तार से चर्चा भी हुई थी। 2020 में हमने 2 नए प्रोडक्शंस तैयार किए जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। पहला प्ले रेत और इंद्रधनुष, जो डॉक्टर शशि सहगल की 20 कविताओं का म्यूजिकल कोलाज है। इस नाटक को 23 मार्च को आप यहाँ भी
एंजॉय कर सकते हैं, इसका आनंद उठा सकते हैं आप। और दूसरा नाटक विसर्जन, जो कि प्रेमचंद की कहानी पर आधारित है। इसके अलावा लिटिल थेस्पियन ने मंथली रंग अड्डा की शुरुआत की है और हमारे डायरेक्टर उमा झंझनवाला हमेशा यही चाहती थी कि नई पीढ़ी को थिएटर की पूरी समझ हो। इसके लिए नाटकों को पढ़ना और देखना, नाटककारों और निर्देशकों के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना और उनके बारे में चर्चा करना, नाटकों पर क्रिटिसिज्म पढ़ना, ये सब सारी चीज़ें शामिल हैं। हर महीने होने वाले रंग अड्डे का उद्देश्य यही है और हम इसे कामयाबी से करते आ रहे हैं। इसके साथ गुरु उमा झंझनवाला की निगरानी में कविताओं और कहानियों का रेसिटेशन की क्लासेस भी चल रही हैं। ये क्लासेस हफ्ते में 2 दिन होती हैं, 3 महीने का एक सेशन है और अब तक हमने 20 सेशन के थ्रू लगभग 200 पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन हमने करा है, जो कि अपने आप में थिएटर के डेवलपमेंट में बहुत बड़ी बात है थिएटर के लिए। अभी हमारी रेperटरी में उमा झंझनवाला मैम के साथ अजहर आलम सर के नाटकों की शो लगातार हो रही है। नेशनल फेस्टिवल में हमारे भागीदारी लगातार है। अभी फरवरी में NSD द्वारा आयोजित भारंगम में हम अजहर आलम के नाटक रूहें का बहुत ही कामयाब शो कर आए हैं। रंगमंच चलता रहना चाहिए, रंगकर्मी चलते रहने चाहिए। इसके लिए हम आपके सपोर्ट से लगातार हम आपके आभारी हैं। तो आइए आज इस 12वीं राष्ट्रीय नाट्य उत्सव जश्न अजहर में हम आप सबके साथ इसे शुरू करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद गुंजन। जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले सत्र में भी मैंने कहा कि जब असामयिक हमारे बीच से अजहर आलम चले गए तो एक बड़ी रिक्तता की स्थिति पैदा हो गई थी और स्वाभाविक रूप से उमा झंझनवाला बहुत टूट सी गई थी, लेकिन अपनों का साथ मिलने से एक बार फिर खड़ी हुई हैं। बहुत ही कश्मकश वाली स्थिति थी, जिससे वो कह रही थी कि बड़ी कश्मकश है मौला, बड़ी कश्मकश है मौला, थोड़ी रहमत कर दे, बड़ी कश्मकश है मौला, थोड़ी रहमत कर दे, या तो ख्वाब ना दिखा या उन्हें मुकम्मल कर दे। तो खुदा ने रहमत की है और उनके ख्वाब मुकम्मल हो रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं स्कूल और कॉलेज के इतने अधिक संख्या में विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं और इनकी जो साप्ताहिक कक्षा लगती है उसे मैंने देखा है कि हर बार 50 से 60 विद्यार्थी वहाँ पर नए रंगकर्मी आ रहे हैं। रंगकर्म के प्रति उनका आकर्षण बढ़ रहा है और ये लहलहाता रहेगा ये बागवां। कहते हैं कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, जिसे रोशन खुदा करे। समाज का ये उद्घाटन शुरू कर रहे हैं। हमारे बीच हमारे विशेष मेहमान उपस्थित हो चुके हैं। लगभग श्री सीताराम शर्मा, जो संभवतः रास्ते में बेलारूस के सम्मानित कॉन्सुलेट हैं, लेखक हैं बहुत बड़े, कई पुस्तकें उनकी आ चुकी हैं। और श्री विश्वम्भर नेवर जी, संपादक छपते छपते तथा ताजा टीवी के निदेशक, उनसे मैं सादर आग्रह करता हूं कि वे मंच पर पधारें। उसके पश्चात श्रीमती मीनाक्षी मिश्रा, जो डायरेक्टर ऑफ जोनल हेड हैं ICCR जोनल ऑफिस ईस्ट कोलकाता की, श्रीमती मीनाक्षी मिश्रा। जहीर अनवर साहब, सुप्रसिद्ध उर्दू पटकथा लेखक, उनसे भी आग्रह के वो मंच पर आए। श्री केयूर मजमूदार, साहित्य टाइम्स चैनल के निदेशक, उनसे आग्रह है कि वे भी मंच पर आए। इसके बाद वर्तमान समूह जो आज इस कार्यक्रम में आप लगातार देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं,
लगातार समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। श्री जीवनानंद बोस मुद्रक एवं प्रकाशक वर्तमान समूह के। मुझे जीवनानंद से एक बात याद आ गई, जीवनानंद की बात है कि अद्भुत आधार ऐसे पृथ्वीते आज যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা, যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই, করুণার আলোড়ন নেই, এই পৃথিবী অচল তাদের সুপরামর্শ ছাড়া। तो ये जीवनानंद दास साहब मंच पर उपस्थित हैं और चूंकि हॉल की कुछ सीमाएं हैं, कुछ कारण हैं जिसके चलते जो अग्नि जिसकी हम पूजा करते हैं, लेकिन छित जल पावर गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा, तो यहाँ जल उपस्थित है और पुष्प भी हैं सम्मानित है। तो पहले हमारे जो यहाँ उपस्थित मेहमान हैं उनका सम्मान करेंगे हम एक एक कर। जीवनानंद बोस साहब, श्री विशंबर नेवर जी, मीनाक्षी मिश्रा जी, जहीर अनवर साहब, केयूर मजमूदार, सभी हमारे विशिष्ट मेहमानों से आग्रह है कि वे आएं और जल में पुष्प अर्पित करते हुए आज के इस कार्यक्रम का विजुअल उद्घाटन करें। आज जो हमारा पुरस्कार का कार्यक्रम है उसके बाद हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व हमारे बीच उपस्थित है मीनाक्षी जी। तो मैं चाहूंगा कि श्रीमती मीनाक्षी मिश्रा जो डायरेक्टर जोनल हेड हैं ICCR की, उनसे अनुरोध है कि वे आए और 2 मिनट अपनी बात रखें। मीनाक्षी मिश्रा जी। Namaskar, good afternoon. It's indeed a pleasant moment for me when I received the invitation from the President Little Thespian, Mrs. Jhunjhunwala, Uma Jhunjhunwala. I could not say no. First of all, it's a Saturday and post lunch time, very convenient. I appreciate that they're organizing the event at Gyana Manch.
I would have been very happy if they could have done it at ICCR auditorium also. At the outset, I would like to congratulate the President, Secretary of Little Thespian for organizing this 12th National Theatre Festival, which is dedicated to youth. And the entire activities of the theatre, this Little Thespian theatre group, it has already been explained by the President and the Secretary, so I don't want to get into it, but just looking forward to the event so that we can see something this afternoon. Thank you. धन्यवाद मीनाक्षी जी। अब मैं आग्रह करूंगा श्री विशंबर नेवर जी से कि वे भी अपनी दो एक बात रखें। विशंबर नेवर जी। मैं समझता हूं कि द शो मस्ट गो ऑन का मतलब होता है द शो मस्ट गो ऑन। धन्यवाद, नमस्कार। उर्दू पटकथा लेखक ज़हीर अनवर साहब। ज़हीर अनवर साहब। मस्जिद आदमी, ये बात तो सही है कि द शो मस्ट गो ऑन, लेकिन अजहर के बारे में सोचते हुए मुझे दोहरी खुशी होती है। मैंने उसको बचपन से, बहुत छोटे से देखा है, उसके साथ वक्त गुजारा है, और आज ये तमाम कुछ देखकर ऐसा एहसास होता है कि जो ट्रेडिशंस, जो रवायत उसने कायम की थी, उमा झुंझुनवाला उसको लेकर आगे बढ़ रही हैं। हम अपने वक्त में नंदीघाट थिएटर फेस्टिवल में बड़ा जाते थे और देखा करते थे, और वहाँ हम लोग जैसे लोग थे, उस वक्त हम जवान थे। आज बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे यंग ब्लड से कनेक्शन थिएटर का हो रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। द मैजिकल वीक बिगिन। थैंक यू। धन्यवाद। केयूर मजमूदार। गुड लक टू एवरीवन। इट्स नाइस टू सी एवरीबॉडी हियर। और सही में अजहर सर का जो सपना है आज यहाँ साकार हुआ। लेट्स गो एंड सेलिब्रेट विथ यू। हम बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं टैगलाइन, भगवान खड़ा गाँव के भय करना। वर्तमान समूह के मुद्रक प्रकाशक जीवनानंद बोस। जैसे हम लोगों का सभी का बुजुर्ग विश्राम जी ऑलरेडी बोल दिया है, ये बोलने का टाइम नहीं है, और हम भी उनके साथ पूरे सहमत हूँ कि अभी ये मंच पर बोलने का टाइम है, नाटक देखने के, नाटक समझने की टाइम है। तो इसलिए आप सबको मेरे वर्तमान न्यूज़पेपर, वर्तमान पत्रिका ग्रुप से सबको बधाई दे रहे हैं। आपका ये पूरा वीक सक्सेसफुल हो, ये कामना करते हुए मेरा बात कर देंगे। नमस्कार। अजहर आलम मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से हमारे हर दिन एक रंग निर्देशक या रंगकर्म से जुड़े व्यक्तित्व को एक पुरस्कार दिया जाएगा, और आज पहले दिन का पुरस्कार जो है वो अरुण पांडे जी को दिया जाएगा, जो विवेचना रंग मंडल जबलपुर के निदेशक हैं और विवेचना सांस्कृतिक शोध प्रशिक्षण केंद्र तथा विवेचना रंग मंडल के निदेशक पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, और तमाम बुंदेली और हिंदी नाटकों का लेखन ईश्वरी भोले भैया तुम निर्भय जो, सूर्य गगन, मैं नर्क से बोल रहा हूँ, निठल्ले की डायरी, आखिर कब तक, चक्रव्यूह आदि प्रमुख हैं। और इसके अलावा इन्होंने ईश्वरी के लेखन निर्देशन के लिए ये विशेष चर्चित रहे हैं बुंदेली नाटक। कई तरह के पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। पत्रकारिता के लिए महर्षि महेश योगी सम्मान, रंग आधार सम्मान, इफ्तिकार अकादमी रंग साधना सम्मान, तमाम तरह के पुरस्कार, लंबी फहरिस्त है, मैं उसमें नहीं जा रहा। और आज उनके आने की बात थी, लेकिन कुछ खास कारण से वे स्वयं उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। उनका एक वीडियो क्लिप मैं चाहूँगा
वो वीडियो क्लिप उनका दिखाया जाए अरुण पांडे जी का, उसके बाद हम पुरस्कार देने का काम करेंगे। अरुण पांडे जी का वीडियो क्लिप प्लीज। नमस्कार। और है स्मृति और ये सम्मान 2023 के लिए से हमारी और अद्भुत करता हूँ। स्वाभाविक रूप से यहाँ से वो वार्ता पहुँच जाएगी और उनका जो ये पुरस्कार है आज वो ग्रहण करेंगे श्री संतोष राजपूत जी, जो प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं और आज जो नाटक प्रस्तुत किया जाएगा उसके खास कलाकार हैं श्री संतोष राजपूत, जिन्हें आप मंच पर इससे पहले देख चुके हैं जनसभा में। संतोष राजपूत हैं। मीनाक्षी मिश्रा जी हैं। विशंबर नेवर जी, जीवनानंद घोष, जाहिर अनवर साहब, और कई और मजमूदार पेश कर रहे हैं सूखे फल। तो हमने दादा की बात सुनी, दादा का आशीर्वाद हमें मिला। अब हम चलते हैं नाटक के लिए, तो बस हमें 2 मिनट का समय चाहिए, इसके बाद आप देखेंगे नाटक। तब तक दादा जी आप लोग अच्छे से नाटक के बारे में जानकारी दें। हम अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हमारा नाटक तू जो कभी विजयदान देता द्वारा लिखित शुरू किया जा सके। तू जो कभी विवेचना रंगमंडल की दूजो कबीर नाटक की प्रस्तुति संतोष राजपूत के निर्देशन में खेला जाएगा और नाटककार है विजयदान मिथ्या। लिटिल थेस्पियन की आग्रह पर यह टीम जश्न अजहर में हमारा मान बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हुई है। विवेचना रंगमंडल की स्थापना 1961 में हरिशंकर परसाई, तामकहर और मायाराम सुरन द्वारा विवेचना का गठन किया गया। 1975 में विवेचना द्वारा नुक्कड़ नाटक के प्रदर्शन का सिलसिला शुरू रहा, जो अभी भी निरंतर कार्यरत है। संतोष राजपूत जी पिछले 23 वर्षों से विवेचना रंगमंडल जबलपुर के साथ बतौर अभिनेता के साथ कार्यरत हैं। इन्होंने 50 से अधिक नाटकों का अभिनय किया, जैसे मिठल्ले की डायरी, मैं नर्क से बोल रहा हूँ, दूजो कबीर। तो आज हम देखेंगे नाटक दूजो कबीर। यह एक ऐसा नाटक है जहाँ पे कबीर की व्यक्तिगत भावनाओं के साथ साथ उनके कार्यों को दिखाया गया है कि जुलाहा अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है और राज के शासन उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसी से ताना बुना नाटक दूजो कबीर आज हम मंच पर देखेंगे, नाटक दूजो कबीर। एक और बात, आपके जान, आपके पास सबके पास एक एक जान है, जो मेरी आग्रह है कि आप उसे 2 घंटे के लिए या तो बंद कर दीजिए या स्विच मोड पर डाल दीजिए। धन्यवाद। के नाम से बुलाते थे।
बस्ती के लोग पुरजोर शब्दों में कहते हैं। अरे किसी औरत की कोख से जन्म ना लेकर ये कबीर कुकुर मुक्ते या नाग छतरी के तरह आप ही आप जमीन से होगा। संख्यो जैसी तो बातें करता है भैया वो। एकदम सही कह रहे हो भैया। इंसान की औलाद होता तो इंसान माफिक बातें करता। सूर्य आकाश में कोई बदली का टुकड़ा सहसा प्रकट नहीं हो जाता। ऐसे ही एक दिन कबीर अजीता उस बस्ती में प्रकट। बस भैया तभी से जुलाहे का काम तो बहुत ही उम्दा करता, लेकिन बातें बिल्कुल बेहुदी और सरफिरी हाँकता। कद काठी और चेहरा तो सुंदर, लेकिन बातें ऊट पटांग, कैसे और कहां से अनुमापे की सूझती तो वो ही जाने। हाथ का पूरा उसका, लेकिन खोपड़ी उल्टी। जैसे गुगराले काले बाल, वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी काली स्याह बाल। कालीन शॉल और कपड़ों में झाड़ झंकार बेल बूटे फूल पत्ते तो ऐसे बुनता वो अच्छा सोच के उसके हाथों बुने कालीन के फूलों पे भंवरे भ्रम से मंडराते और पके फलों के बुलावे में आकर सोते चोंच मारते। अगर हाथों की कारीगरी के समान उसमें अकल भी होती तो फिर कहना ही क्या। तो ना कबीर की सनक और बेवकूफी की कोई सीमा थी और ना बस्ती के लोगों की चिक चिक का कोई छोर। कबीर के हुनर की बातें हवा में उड़ी थी, समूची रियासत में उसकी शोहरत थी। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि देश के मालिक राजा ने राजकुमारी के साथ गांव के तालाब किनारे अचीता पड़ाव डाला। 101 घोड़ों का लश्कर। पसीने से सराबोर घोड़ों को बड़ी देर बाद विश्राम मिला। सुरंगी जागम में देखते ही देखते समूचा गांव राजा और राजकुमारी के दर्शनों की खातिर हाजिर हुआ। राजा ने भी खुशी खुशी सबको दर्शन दिया कि सहसा राजकुमारी के कानों में कबीर के नाम की फुसफुसाहट सुनाई दी। तो उसने छलकते उत्साह से पूछा, क्या कबीर का गांव यही है? मालकिन, गांव तो मालिकों का है। हाँ, लेकिन कबीर भी इसी गांव में रहता है। वाकई? बस्ती के लोगों ने गर्दन हिला के हाँ की और हाँ के साथ ही राजकुमारी फौरन दौड़कर राजा के पास पहुंची। खुशी के फूल बरसाती बोली, इत्तेफाक की बात कि हमने कबीर के गांव में अचीता पड़ाव डाला। आपकी इजाजत हो तो क्या मैं उसकी कारीगरी देखने के लिए जाऊं? राजकुमारी की ये नादानी भरी बात सुनकर राजा कुछ देर उसे टग देखता ही रहा। अपनी इकलौती बेटी का राजा खूब मन रखता। बेटी थी भी मन रखने लायक। बरसात के पानी की माफिक पवित्र छुआ उसका अंदर। जैसा अकथनीय रूप वैसा ही अकथनीय स्वभाव। अथाह सागर सी अक्ल, निर्मल नजर, ताजे दूध सी मुस्कुराहट। राजा के मौन को कोरेद कर फिर पूछा, बेकार क्यों तकलीफ उठाती है? मैं उसे यहीं बुला देता हूँ। लगता है कबीर को मेरे आने की खबर नहीं हुई, वरना अपनी कारीगरी दिखाने की खातिर वो सबसे पहले आता। आपसे क्या अर्ज करूं अन्नदाता, इस कबीर का दिमाग तो आसमान में चढ़ा है। आपके बुलाने पर भी आ जाए तो गनीमत है। तुम्हारी अक्ल और जबान तो ठिकाने है। किसके सामने क्या बकते हो, कुछ होश भी है तुम्हें? सरकार के आदेश से लापरवाह नालायक तुम्हारे यहाँ फल फूल रहे हैं और तुम ठाकुर कहलाते हो। राजा तो राजा होता, जन जन का मालिक, सर का मुकुट। किसकी मजाल जो राजा के आदेश को टाल सके। मौत अगर बख्शे तो मौत की मर्जी, लेकिन राजा की तो सपने में भी ऐसी मर्जी नहीं होती। राजा के गुमान में थोड़ा तकवा घोट दिया गया। दिलियों की रंगत बदली, गरजते हुए ठाकुर पर ही बरसा। ठाकुर, तुम्हारी अक्ल और जबान तो ठिकाने है। किसके सामने क्या बकते हो, कुछ होश भी है तुम्हें?
सरकार के आदेश से लापरवाह नालायक तुम्हारे यहाँ फल फूल रहे हैं और तुम अपने आप को ठाकुर कहलाते हो। महाराज मेरी तो औकात ही क्या। अरे ये पागल कबीर का दिमाग तो आसमान में चढ़ाई है और ये तो भगवान की भी नहीं सुनता है। राजकुमारी की खुशी पर तो पाला ही पड़ गया। बात तो सीमा से बाहर निकलती दिखती है, वापस कैसे समेटी जाएगी। राजकुमारी को भी पहली मर्तबा अपनी अक्ल का पेंदा उभरता नजर आया। तब भी उसके मन में अक्ल से परे अटूट धीरज था। अब एक पल की भी देरी होने से राजा के गुमान का सांप हरगिज वापस स्वामी में नहीं जाएगा। भीम के बोल सुनकर शायद रीझ जाए। पिताजी, आप तो कला के ऊंचे पाती हैं। आपके मुंह से ही तो मैंने ये बात सुनी कि कलाकारों की आदतें कुछ सनकी सी होती है, उनकी कद्र तो जानने वाला ही जानता है। आप ही तो फरमा रहे थे कि कलाकार विधाता के साक्षात अवतार होते हैं। लाखों करोड़ों दिखती आंखों में उनको पहचानने वाली एक भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। फिर ये बेचारे ठाकुर दारू व ऐश के अलावा कुछ जानते भी तो नहीं। मेरी लाडली बेटी, तेरे स्वभाव के आगे तो हार माननी पड़ती है। ये जैसी तैसी समझ आपकी ही तो बख्शी हुई है, मेरी तो बिसात ही क्या। तेरी बिसात का वजन मैं जानता हूँ। तेरा स्वभाव व अंतस तो ऐसा है कि बेटा बेटी दोनों की कमी पूरी होती है। तू अगर वक्त पर बात नहीं संभालती तो मेरे हाथों कबीर की मौत थी। ये किस तरह का बूझ है कि राजा के इज्जत कायदे भी नहीं समझता। चल, तेरे साथ मैं भी चलता हूँ। तारीफ सुन सुनकर मेरे कान पक गए। बेचारे कारीगर का वक्त जाया करना भी ठीक नहीं। जनता तो राजा की औलाद के समान होती है और जब वहां चलना ही है तो फिर देर करने में फायदा क्या। गरीब नवाज, इधर पधारी। कबीर की झोपड़ी का ये रास्ता है। झोपड़ी? ऐसे मशहूर कारीगर की झोपड़ी? अपने भले बुरे का तुम्हें होश भी है ठाकुर? इन लक्षणों से ये ठिकाना ज्यादा नहीं टिकेगा। मेरी तो औकात ही क्या। पर अब देर ही क्या है, जिसकी जैसी करतूत होगी सामने आ जाएगी। अब देर ही क्या है। तो भैया 50 आदमियों का जत्था राजा के पीछे पीछे पहुंचा कबीर की झोपड़ी पर। नए खारिये से छाई कच्ची झोपड़ी, मुराड़ गोबर, मांडरों से चित्रित आंगन, देवता खिले ऐसा साफ सुथरा। बैठकी पर बैठा कबीर कंधा चला रहा था। गुलाबी ऊन का ताना तना हुआ था। सुरंगी तानों के बीच सटासट नली चल रही थी। दरवाजे पे हलचल हुई तो पीछे मुड़कर देखा। गांव मालिक के साथ एक अजनबी प्रौढ़ आदमी, रेशमी अचकन, सोने का मुकुट, आंखें मूछें, कमर से लटकती सोने की म्यान की तलवार और खूबसूरत लड़की खड़ी थी। ना जवानी अंगों में समा रही थी और न रूप। उसके रूप का परस पाकर सुरंगी पोशाक की रौनक दिप दिप कर रही। मृगनयनी की बड़ी बड़ी आंखों में समझदारी की आग साफ झलक रही थी। अपने होठों पे पवित्र मुस्कुराहट छिपराता कबीर झटपट उठ खड़ा हुआ। हैरत की निगाह से बारी बारी लोगों को देख ही रहा था कि ठाकुर झुमराहट दर्शाते बोला, बावले की तरह टगमग क्या देख रहा है? तेरे अहो भाग, देश के मालिक, 3 लोक के नाथ खुद तेरे घर पधारे हैं तेरी कारीगरी देखने की खातिर। तेरे आंखें क्या देख रहा है? अरे कालीन या शाल हो तो नजर कर। राजकुमारी ने तो भैया कारीगरी से पहले नजर भर कारीगर सांबई रंग, काले भुजंग बाल और काली भुजंग दाढ़ी, सफेद अंगठी, सफेद धोती घुटनों तक, घुंघराली घनी रोमावली,
बरसात धवल बत्तीसी शीतल मुस्कुराहट अंगों से बड़े मोहक रूप राजकुमारी को पहली मर्तबा इंसान के रूप में असली इंसान नजर आया। कबीर एक अबूझ बालक की माने में कहने लगा, आपने तो यहाँ तक आने की तकलीफ की, लेकिन मैं तो जैसा तैसा फकत जुलाही का काम ही जानता हूँ। हाँ, आप इसी कारीगरी माने तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो इस काम के सिवाय किसी दूसरे काम के लायक ही नहीं। कि सहसा राजकुमारी के कानों में खबरों की भनभनाहट सुनाई पड़ी। एक गुलाब के पौधे पर फूलों के ऊपर भंवरे मंडरा रहे थे, लेकिन ये पौधा तो धरती से अधर होते हुए हरा भरा है। इस माजरे पर यकीन करने के लिए वो दौड़कर पौधे के करीब पहुंचा, पर हाथ फेरा तो मालूम हुआ ये तो बुनाई का पौधा है। आगे अलगनी पर 4-5 कंबल व शॉल लटक रहे थे। राजा और राजकुमारी ने अपनी सुध बुध बिसराकर खुद उन्हें खोला। एक खुलते ही एक चित्र की बनावट में उनकी नजरें उलझ गईं। काली घटा में गोया वही बिजली चमचमाई, कहीं आंधी की अंधड़ तो कहीं बवंडर की घूंघट, कहीं इंद्रधनुष तो कहीं रेगिस्तान की बलखा की लहर, कहीं हरे शरीर पर लटके लाल ढालू ही ढालू। शिकारी राजा को तो बिलों की पहचान थी, एक कालीन की तरह खुली तो हैरानी से पूछा, अरे ये लोमड़ी के बिल की तरह क्या है? भीतर कहीं लोमड़ी तो छिपी हुई नहीं है। आपने पहचान तो खूब की, वास्तव में ये लोमड़ी का बिल ही है। पर लोमड़ी के बिल पर तुम्हें ऐसी क्या खूबसूरती नजर आई? कुदरत की हर वस्तु एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ना ही कोई 19 और ना ही कोई 20। खूबसूरत और बदसूरत में अंतर क्या? खूबसूरत को कौन पूछेगा? खूबसूरत और बदसूरत का फर्क तो महज इंसान की समझ और नजर का विकार है। आपको विश्वास नहीं होगा, एक दफा जंगल से गुजरते वक्त मेरी नजर एक लोमड़ी की बिल पर पड़ी। उस वक्त वो मुझे जान से भी ज्यादा खूबसूरत लगा। अगले दिन करनी पर बैठा तो आप ही आप लोमड़ी का बिल बन गया। हूबहू जंगल वाले बिल के अनुमान। जंगल वाला बिल तो हम जाने मेरे मन भाप रहे हैं, पर तेरी ये कारीगरी तो जैसे मुंह बोलती। कहीं विधाता का अंश तो तेरे हाथ नहीं लग गया? आंखों देखी चीज बड़ी मुश्किल से हाथों की पकड़ में आती। देखने में तो कोई नहीं चूकता, पर हाथ सभी के चूकते हैं। जी नहीं, देखने में चूक होती तभी हाथ भी चूकते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, किसी भी वस्तु को देखते समय मेरी आंखें मेरे हाथ बन जाती हैं, और जब मैं कंधे पर बैठता हूँ तो मेरे हाथ मेरी आंखें। राजकुमारी ने पहली मर्तबा इंसान की जुबान से इंसान की बोल सुनी। ये तो बराबरी के भाव से बेझिझक बात कर रहा है। इसकी नजर में तो कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। राज दरबार का तो माहौल ही है। इंसान के मुखौटों में सियार, कौवे, पिल्ले, गधे और मेमने इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। इंसान की योनि में आकर भी कोई इंसान की मर्यादा नहीं जानता। राजकुमारी होश संभालने की बात सही, जिस मर्यादा को देखने की खातिर तरस रही थी, पहली मर्तबा कबीर के चेहरे पर साफ नजर आई। उसका हृदय खुशी से हिलोरे लेने लगा। कबीर एक अबूझ बालक की मानिंद कहने लगा, आप इसे कारीगरी माने तो आपकी माने, लेकिन मैं तो इसके अलावा किसी और दूसरे काम के लायक नहीं। तुम इस काम के लायक नहीं। धन है तेरी आंखें और धन है तेरी उंगलियां। लोग बात तो ढाह से तेरी चुगली करते हैं, पर मैं उन चुगलियों पर कान धरूंगा। आज से तेरी खातिर मेरे राज का खजाना 8वां पहर खोला है। तेरी कारीगरी की मुंह मांगी कीमत अदा की जाएगी, इसलिए किसी तरह का संकोच मन में मत लाना। संकोच किस बात का? आपको शायद मालूम नहीं कि मैं बेचने की खातिर जुलाही का काम नहीं करता। जो बात मेरे मन में जचती नहीं, उसे मानने से क्या फायदा? अब आप ही फरमाइए। अब राजा को कबीर की बात कभी ठीक समझ में आया। दिमाग में बवंडर, नसों का खून उबलने लगा। इस चांडाल की इतनी हिम्मत, भन्नाते में गरज कर पूछा, क्या दूसरों की तरह मेरे लिए भी बेचने की मनाही है? राजकुमारी के नसीब में ये दिन देखना भी बता था। कैसी बुरी गांठ मुझी। वो पाषाण मूर्ति की उन्माद कबीर के होठों पे नजर गड़ाकर इंतजार करने लगी कि अब उसके मुंह से क्या बोल निकलते हैं।
होठों तक आई मुस्कुराहट को रोकता कबीर कहने लगा, देखिए मैंने तो अपने मन की सच्ची बात दर्शा दी, आप जो चाहे मतलब निकालें। मतलब निकालने का समय मेरे पास है ही कहाँ? नालायक, कहीं तेरी मौत तो नहीं आई? मौत तो एक दिन आनी ही है, वो तो किसी का भी ख्याल नहीं करती, न राजा का न रंक का। मरने की बात जानता हूँ तभी तो अपनी कारीगरी की कीमत नहीं आंकता। कीमत नहीं आंकना चाहता तो अन्नदाता के चरणों में खुशी खुशी ये तमाम वस्तुएं भेंट कर दे। भेंट देना न देना तो मेरी मर्जी पर मुनहसर है ठाकुर, फिर राजा को किस बात की कमी जो उन्हें भेंट दी जाए। राजकुमारी ने कबीर के नाम से ऐसी कई अफवाहें सुन रखी और उसे अजाने ही उन पर काफी कुछ विश्वास भी हो गया। उन बातों को रूबरू आजमाने के बहाने ही तो उसने खुद आगे होकर कबीर के मुकाम तक आने का इरादा किया। मगर अब प्रत्यक्ष इन बोलों को अपने कानों से सुनकर उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई इंसान का जाया राजा के सामने इस तरह बेझिझक अपने अंदर का साथ प्रकट कर सकता है। एक अबूझ बालक के सिवाय किसका ऐसा निर्मल हृदय हो सकता है? बढ़ती उम्र और समझदारी के साथ 100 में से 105 लोगों को कीचड़ से लथपथ होना पड़ता, तो ये अकेली बानगी कैसे बची रह गई? राजकुमारी के रोम रोम में घुसा डर किसी अदीब जादू के जोर से अनंत फक्र और हर्ष में बदल गया। इंसानों की जमघट में फकत इंसान नाम की कमी। अरे इस पुतले से मिलकर तो वो मौत भी अपना भाग्य सराहेगी। ऐसी मौत पर तो लाखों जीवन निछावर। मारने से ज्यादा तो राजा का भी वश नहीं, फिर मरने का डर ना होने पर कैसा जोखिम, कैसी हिचकिचाहट। मरना निश्चित है, तभी तमाम लोग मरने से डरते हैं। और एक ये अवगढ़ अद्भुत जिसे अपनी सच्चाई के सिवाय दूसरा किसी तरह का कोई बोध नहीं। सलावे भरती बिजली की चमक की नाई ऐसा ही कुछ मर्म राजकुमारी के नैनों में कौन सा ओझल, लेकिन बाकी सुनने वालों पर तो वज्रपात हो। राजमद का असीम हम कबीर के उस सरल से जवाब को झेल नहीं पाए। इसकी निस्बत तो तलवार का वार कहना आसान। एक क्षण के लिए तो राजा अपनी सुबुद्धि खो बैठे, किंतु दूसरे ही क्षण नस नस में सांप, राक्षस और शेर की विरासत घुमाने लगा। पुकारते हुए बोला, सैनिकों, ये दिखती हुई तमाम कारीगरी अपने कब्जे में करो और आगे के माल के लिए पेशगी दे दो, और कबीर के घर आकर जल्द से जल्द मुंह मांगी कीमत अदा करो। लेन देन की खातिर अगर किसी ने कबीर का वक्त जाया करने की कोशिश की तो उसका भगवान ही मालिक है। राजकुमारी को अपना आपा ही सब क्या करे क्या ना करे, ऐसा फंदा तो कभी नहीं फंसा। लेकिन बेहद ताज्जुब की बात, कबीर ने तो कोई रोक टोक नहीं की। देखते ही देखते उसके हाथों उड़े ही बिजलियों के टुकड़े टुकड़े हो गए। कबीर कर ही क्या सकता। जब उसका वश चला तब तो उसने अपने हाथों कुछ ना कुछ सिरजा। उसने अपना काम किया, राजा अपना काम कर रहा। तो मंद मंद मुस्कुराते सवारों के हाथों हुए अपने कलेजे के चित्रों को देखता रहा। कबीर के होठों की मुस्कुराहट मानो राजा को मुंह चढ़ा दी। उफनने के बाद राजमत की क्या हद, कड़कते सुर में सवारों को आदेश दिया, देखते क्या हो, इन चिथड़ों की तरह इस बेशर्म की भी चिंदी चिंदी कर डाली जाए। अगर कबीर को खरोच भी आई तो मैं जिंदा चल मरूंगी। सवारों के हाथ तो जहां के तहां रह गए। न राजा के आदेश को टालना उनके वश में था और न राजकुमारी। कठपुतली तो धागों की बलि खुदकती और थमती। सवार नए आदेश की प्रतीक्षा में राजा का मुंह ताकने लगे। लेकिन राजा के हलक में तो जैसे कुछ फंस गया कि अचानक राजकुमारी के तीखे सुर की भनक पड़ी। आप तो कला के ऊंचे पार्थी है ना, अच्छी कीमत अदा की आपने। राजा के कलेजे को मानो अंगारा छू गया। कबीर कुछ दाद फरियाद करता या गिड़गिड़ाता तो शायद राजमत की ऐंठन कुछ ढीली पड़ती, लेकिन उस पर तो कोई बात असर ही नहीं करती। जिस पर राजकुमारी की शिकायत,
राजा से मुश्किल अटकते अटकते कहा गया। ये अपनी कारीगरी किसी को बेचता नहीं, किसी को भेंट नहीं करता, फिर मैं और क्या करता? तू ही बता। मुझसे पूछते तो बताती, पर अब तो पूछने की कोई राह ही नहीं बची। इससे बेहतर तो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते तो बेहतर था। आज से ही मेरी अकल ठिकाने आ गई। आइंदा कभी किसी चीज के लिए टोकू तो मेरी जबान दाग देना। मेरी पागली बेटी, मेरी इस बात की तूने खूब फिक्र की। अरे मैं मन का मैला थोड़ी ही हूं। मेरी दातारी फकत इस कबीर के सिवाय कौन नहीं जानता। अच्छा ठीक, अगर तेरी यही मर्जी है तो मैं अपना नवला का हार से दे देता हूं। यार तुझसे बढ़कर थोड़ी ही है। ले, जैसे अपनी कारीगरी की कीमत नहीं, हर्जाना ही मान ले, पीढ़ियों का दिवाला मिट जाएगा। बस अब तो खुश। मैं तो पहले ही खुश था। दूसरों की गलतियों का मैं पछतावा क्यों करूं? ना ही आपके इस हार से मेरा खामियाजा ही पूरा होगा। एक की ठौर 2 हार ले ले, 3 हार ले ले। किसी कंबल या शॉल का महत्व हीरो के बदले बिकने में नहीं, बल्कि जाड़े से ठिठुरते इंसान को राहत पहुंचाने में। आप राजा हैं। आपको क्या पता कि इसमें कितनों की मेहनत और कितनों का पसीना मिला। जब इन चिंदी चिंदी कुछ चित्रों को वापस रखकर उनसे वापस कंबल और शॉल बनाऊं और वो किसी जाड़े से ठठुरते इंसानों को राहत पहुंचाए, तब कहीं जाकर इनका असली मोल चुकेगा और तब कहीं जाकर मेरी कारीगरी सार्थक होगी। तू तो अकेला ही 1000 बावनों की गरज पूरी करता है। इस हार के मोतियों के बारे में तो कुछ जानता भी है। अगर तू दान के जरिए अपनी शोहरत फैलाना चाहता है तो बावलों के सरदार, इस हार के एक एक मोती से तू हजारों कंबल खरीद सकता है। फिर गद्दी पर बैठे बैठे बेहिसाब कंबल बांटना। किसी कंबल या शॉल का महत्व हीरो के बदले देखने में नहीं, और दान के गुमान में मेरा मन दुष्ट नहीं है, क्योंक't धन जुड़ने से धन तो बढ़ता है मगर बाकी सारे गुण घट जाते हैं। इंसान में इंसानियत मगर बल मूत्र खून और हड्डियां ही बचती हैं। तलवार की ताकत के बिना न दौलत बढ़ती है न सत्ता। हाँ, तलवार और सिंहासन के आतंक से मौत डरती हो तो बात दूसरी है। राजमत के धुंध के कारण तो राजा को कुछ सूझता ही नहीं था। कबीर की जुबान से पहली मर्तबा मौत का नाम सुना तो उसे एहसास हुआ कि देर सबेर मौत तो सभी को आनी है। लेकिन उसकी बात अलग है, वो तो देश का मालिक है। आवाज दबाकर कहने लगा, कबीर एक बात तो बता। देख, सच सच कहना, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। ये 9 फुटी राज, ये अकूत खजाना, ये चमचमाती तलवारें, ये हाथी घोड़े, ये सब क्या मिलकर भी इस मरी मौत से मेरी रक्षा नहीं कर सकते? क्या नाचीज रियायत की तरह एक दिन मुझे भी मरना होगा? ये भी कोई पूछने की बात है? पूछने की बात है कबीर, पूछने की बात है। तभी तो पूछ रहा हूँ। तेरी बातें सुनकर मेरे सिर के भीतर चींटियां बुलबुलाने लगी और तेरे सिवा इस बात का जवाब कोई दूसरा पंडित ज्ञानी दे भी नहीं सकता। बता बता, ये क्या माजरा है? मेरे लाख समझाने पर भी ये आपकी समझ में नहीं आएगा। ये सिंहासन, ये मुकुट, ये चाकर, ये खजाना, ये सत्ता कदम कदम पे आपकी राह, आपकी आंखों पर अभी राजमत का जाला छाया हुआ। इस हेतु न तो आप सत्य का परख कर सकते और नहीं कर सकते। लगता है जीवन में पहली बार सत्य के जगमगाते सूरज की एक झलक पाने के लिए आपके कलेजे में फूट चुकी है। और ये चींटियों की बुलबुलाहट भी शायद उसी की। हाँ, उसी की है, बिल्कुल उसी की है। पर मेरे मन की तूने कैसे जानी? आपका मन अभी बदला नहीं हुआ है ना, आप बात कर रहा तो दिखता ही होगा। पर मैं तो आज अजीब उलझन में फंस गया हूँ। कभी
क्या तेरा ये सांच हुकूमत के दबदबे से भी बड़ा है? कहाँ बेचारी हुकूमत की चिंगारी और कहाँ सांच का तपता सूरज। लेकिन राज्य की तरह सांच का कोई राजा नहीं होता। उसमें तो सभी की एक सी मिल्कियत होती है, परंतु उस मिल्कियत पर हक जताने की हिम्मत चाहिए। अपनी हिम्मत का असली बूता तो मुझे आज ही हुआ। कबीर, तू क्या सच मानेगा कि इतनी बड़ी रियासत का राजा होकर भी मैं मन ही मन तुझसे डर गया? तो बहुत बुरी बात है। देखिए, मैं ना तो किसी से डरता हूँ और ना ही किसी को डराना चाहता हूँ। और कब मुझसे डरने की क्या बात? ये तो मैं जानता हूँ, ये मेरा जी जानता है। आस-पास खड़े दरबारियों और ठाकुर के तो आश्चर्य की सीमा न रही। देश के मालिक होकर राजा यूं आन बान क्या बके जा रहे हैं? कहीं दिमाग तो नहीं चल गया? राजा के डरने से राज्य चलता है भला? ये छली कबीर जरूर कोई जादू टोना जानता है। इससे तो भैया किनारा करना ही बेहतर। ठाकुर ने दोहरे होके अर्ज। महाराज, थाला रोकने के लिए देर हो रही। आपके रोकने के बाद ही बस्ती के लोग बासी मुंह कुल्ला करेंगे। ठाकुर की आवाज सुनते ही राजा को वापस चेत अपने अपनी खोल में आते ही उसका सुर बदला। आकाश की तरफ देखकर बोला, सूरज तो सर पर चढ़ा है और अब तक तुम्हारी बस्ती का मुंह बासे ही है। महाराज, आपके रोकने से पहले मेरी स्वामी भक्त रियाया गले से धूप तक नहीं कटकती। रोटी खाना तो बड़ी बात है। राजकुमारी ने चलने की जल्दी दर्शाई तो राजा झट अपने डेरे की तरफ चल पड़ा और उसके पीछे पीछे सभी चुपचाप रवाना हुए। पीछे रहा फकत अकेला कबीर और फटे हुए चित्र। काम तो आखिर करने से ही निपटेगा। नाहक सोच विचार में क्या था? हुकूमत तिरंगत ऐसी ही हुआ करती। कैसे भी अकेले अपर बली की भी हुकूमत की ताकत के आगे कोई था नहीं रखती। वो चुपचाप गुमसुम सुई डोरा लेकर अपने काम में जुट गई। अरे उसके पोरों का परस पाकर तो ये चिथड़े भी मुंह बोलने लग जाएंगे। तत्पश्चात कबीर को न वक्त का ध्यान रहा, न हवा का, न उजास का। कब दिन ढला, कब सांझ हुई, उसे इस बात का कोई एहसास ही नहीं। सुई की नोक में ही उसकी तमाम दुनिया बसी हुई। कब सूरज की रोशनी अंधेरे तले दब गई और कौम दीपक जलाकर उसकी दाईं बाजू सारी रात अविचल बैठी रही। गोया रैना ने अपनी गरज से हथेली में दीपक लिए बैठी और कई युगों ने वापस आकर उस रात के झिलमिलाते इशारों में शरण ली। तड़के सूर्योदय के वक्त जब दीपक का उजाला अपने आप में सिमट के सर हिलाने लगा तब कबीर को चेत और दिया बुझाने के साथ ही उसकी आंखों ने जो नजारा देखा तो उसे लगा कि कहीं सपना नहीं देखा। ये तो वाकई राजकुमारी हाथों में दीपक लिए बैठी। समूची दुनिया का सारा आश्चर्य उसके गले से फूल पड़ा। माफ कीजिएगा, मुझे ना तो आपके आने का कुछ ख्याल था और ना ही दीपक के उजाले का। मुझे भी कहाँ ध्यान था कि मैं डेरे कब पहुंची और वापस कब रवाना। आंगन में पाँव धरते ही मैं जान गई कि तुम्हें सुई और डोरे के सिवा और कुछ भी होश नहीं है। आई तो बहुत सारी बातें करने के लिए थी, पर अब कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। मौन से बढ़कर दूसरी और कोई बारी नहीं। बेकार की बकवास से क्या फायदा? एक सुई और हो तो मुझे भी दे दो। ये काम इतना आसान नहीं है। ये तो करने के बाद ही पता चलेगा। सुई देते वक्त कबीर को रत्ती भर भी यकीन नहीं था। राजकुमारी तो उससे भी पटु है। फकत लिहाज की वजह से सुई दी, लेकिन पहले टांके की लगन से ही भैया अच्छी तरह जान गया कि ये हाथ तो जो चाहे तो कर सकता है। हैरानी से पूछा, आपने ये काम कब सीखा? कब? आज ही तो सीखूंगी।
इतने बरस सुई का नाम तो जरूर सुना था, पर हाथ में आज ली है। आपकी बात यकीन करने लायक तो नहीं, परंतु आपकी बात को छूटी कैसे होगी? आपके जैसा गुरु मिलने पर कौन क्या नहीं सीख सकता। सारी रात आपकी देखा देखी, आंखों को पोर और पोरों को आंखें करती रही। सच्ची बात बताने पर सत्य की मर्यादा कलंकित होती है। राजकुमारी तो आगे भी कुछ कहना चाहती थी कि सहसा राजा आंगन में खड़ा दिखाई दिया, साथ में ठाकुर और 8-10 सवार। राजकुमारी से आंखें चार होते ही राजा बोला, मैं जानता था कि तू यही मिले। कबीर, तू तो मुझे नाचीज कंबल तक भेंट करने को तैयार नहीं हुआ तो तेरी मर्जी, पर मैं तुझे ऐसी चीज भेंट करने के लिए आया हूं जिसका सपना भी तेरे लिए नामुमकिन है। बोल, तू ही बता, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? देखिए, मैं ना तो किसी को कोई भेंट करता हूँ, कोई भेंट को पूछता हूँ। ये भेंट ऐसी वैसी नहीं है, इंद्र भगवान का भी मन डोल जाए जैसी भेंट। बताऊं, राजकुमारी के हथलेवे में समूचे राज्य का दहेज। ऐसी भेंट का तो सपना भी बुरा है। और उस लकड़े के साथ समूचे राज्य का दहेज। क्या आप मुझे इतना ऊंच समझते हैं कि आपके वमन को मैं प्रसाद की तरह ग्रहण करूंगा? यदि सत्ता का सुख ही सबसे बड़ा सुख होगा तो आप उसे छोड़ते क्यों? आप खींच करें तो आपकी मर्जी, लेकिन आपकी इस भेंट के लिए भी मेरी मनाही। राजा के रोम रोम में तो झुरझुरी दौड़ गई। राजकुमारी पर 1000 घड़े पानी फिर गए। सपनों की सुनहरी लंका उसकी आंखों के सामने धू धू कर जलने लगी। राजा की बेटी होकर इतनी छोटी आशा की खातिर मन डोलाया, उस पर भी पाला पड़ गया। अब तो 100 दफा चिल्ला के इस मक्कार को वापस न मारे तब तक राजा की जलन शांत नहीं होगी। कड़कते सुर में सवारों को आदेश दिया, यूं नाज़िरों की तरह नाखूनों से जमीन क्या तो रेत रहे हो? अब तो इस बेशर्म की चटनी का डालते। ऐसे आदेश के बाद सवारों को कैसी दे? एक साथ हवा में कई तलवारें ऊपर उठी, शायद फिर राजकुमारी आड़े आ गई तो? मगर इस बार तो राजकुमारी टस से मस नहीं हुई कि अचानक राजकुमारी की जगह राजा सामने आकर बोला, खबरदार, मैंने आदेश दिया तो क्या हुआ? कबीर के चीरा लगने से मेरी लाडली बेटी कितनी तड़पेगी। अपना काला मुंह करो यहाँ से, और आइंदा भी ऐसा हट आदेश दूं तो उसका काम मत देना। मेरा दिमाग ठिकाने हो तब ना। दिमाग में तो जैसे साही घुसी हुई है। कहाँ आगे कबीर क्या करे क्या ना करे, कुछ देर तो उसे खुद समझ नहीं आया। कुछ पल वो असमंजस में खड़ा रहा, फिर राजकुमारी के एकदम करीब जाकर खड़ा, उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर निहलते सुर में केवल एक रात रहने से एक दूसरे को ठीक से जाना नहीं जाता। शादी ब्याह बाल बच्चे कुटुंब परिवार जमीन जायदाद में मुझे रंच मात्र भी आस्था नहीं। दूसरे प्राणियों से अलग और अपने को ऊंचा समझने की गलत फहमी में इंसान की बेहद बर्बादी हुई और होती जा रही है। मेरी ना कोई जात है, ना धर्म, ना मेरा कोई देश। इंसान के लिए ये कितनी शर्म की बात है कि धर्म और पंथों के बहाने मरे हुए अवतार अभी तक जिंदा इंसानों पर शासन कर रहे हैं। कबीर, मैंने सुना है कि तू देवी देवता और ईश्वर को भी नहीं मानता। मानता हूँ, जरूर मानता हूँ। आत्मा, परमात्मा, भाग्य और धर्म से बड़ा जाल इंसान के हाथों न तो कभी रचा गया था, न तो कभी रचा जाए। अक्ल की खोपड़ी नवाकर जिंदा इंसान पत्थर की मूर्तियों को पूजता है, इससे ज्यादा घिनौनी बात और क्या होगी? बात इतनी बढ़ गई, इसलिए पहली बार मुझे अपने मन की सच्ची बात दर्शाने की जरूरत पड़ी। इतनी बातें जानते हुए जब
तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी कारीगरी की धज्जियां उड़ी, 2 मर्तबा नंगी तलवारें ऊपर उठी, राजा व ठाकुर की अंतशंत बातें सुनी, तब तुम्हारे मन में क्रोध की आग क्यों नहीं भड़की? तुम मरने मारने पर उतारू क्यों नहीं हुए? इतने लंबे चौड़े ज्ञान के बावजूद भी तुम्हारे मन में जीने का मोह है, मौत का डर है। फिर तुम्हारा ये क्रोध किस दिन के लिए है? केवल एक आदमी के क्रोध से कुछ नहीं हो सकता, वो तो महज खुदकुशी के समान। लेकिन जिस दिन मेरे क्रोध की छूत जन जन के हृदय में खुदबुदाएगी ना, उस दिन इंसानों की दुनिया में ना तो कोई राजा होगा, ना रंग, ना ऊंच होगा, ना नीच, ना पाप होगा, ना पुण्य, ना धर्म होगा, ना अधर्म, ना मंदिर होगा, ना मस्जिद, ना फौज होगी, ना तलवार, ना धर्म होगी, ना जात। उस दिन किसी को यह हक नहीं होगा कि अपनी तलवार की जोर से अपने सत्ता के बल पर किसी की कारीगरी के टुकड़े टुकड़े करवा डाले। अरे इसी की खातिर तो मैं अपना राज्य छोड़ने को तैयार हो गया। तो और क्या चाहता है? ये चाहने और ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? यही तो मेरी भूल है। तू एक दफा अपने मन की जाहिर करके तो देख। मेरी लाडली बेटी तेरे सिवाय और किसी का हाथ थामना भी नहीं चाहती, और तू ऐसा क्यों कि उसकी कोई परवाह ही नहीं करता? हजार दफा परवाह करता, अगर नर नारी की हैसियत से जहाँ तक एक दूसरे का मन चाहे, राजकुमारी अगर मेरा साथ करने के लिए तैयार है तो मेरी मनाही नहीं। चला हंस वाले से जहाँ
रविशंकर जी से आग्रह करती हूँ कि आप मंच पर आए आज के नाटक के निर्देशक का सम्मान करने के लिए। प्रेम कपूर भाई और रविशंकर दादा। संतोष जी और एक छोटा सा स्मृति चिन्ह हमारे परिवार की ओर से। चूंकि आज इसी मंच पर एक और नाटक है, पहला नाटक 2-3 बार हार चुकी है, हम उस टीम के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इंतजार किया। मैं छोटी सी 2 बातें कहना चाहूंगी। संतोष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बाकी सारी बातें तो मैं परिचय करा दूँ, अपना परिचय सारे लोग देंगे। विकी, श्रेयांश, कार्तिक, आशीष, राहुल, देव्यांश, सत्यम, ईशानी, काशी, खुशी, गौरव, हर्षित, मंच 5 में बैक स्टेज में प्रकाश परिकल्पना की थी हमारे वरिष्ठ साथी विवेक पांडे, और बैक स्टेज में म्यूजिक पर थे पलाश शेखर और गिरीश झाड़े हमारे प्री दिल्ली में गया, ये पूरा वर्ल्ड देखते हैं। और इस नाटक की संगीत परिकल्पना डॉक्टर सुयोग पाठक की। शुक्रिया। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप जबलपुर से इतनी बड़ी टीम और इतनी खूबसूरत नाटक के साथ हमारे आग्रह पर आए। हम इस पूरे आयोजन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, भारत सरकार, नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चर सेंटर के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें सपोर्ट दिया। इसके साथ ही हम एक्सिस बैंक के आभारी हैं कि उन्होंने इस पूरे उत्सव को कामयाब करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही जो इस नगर में पहली बार जो हुआ वो आश्चर्यजनक है कि वर्तमान पत्रिका इस आयोजन के साथ एक साथी के रूप में जुड़ी है। और मैं वर्तमान पत्रिका की बहुत आभारी हूँ, रविशंकर जी की आभारी हूँ कि रंग संवाद पूरा का पूरा और मीडिया पार्टनर के तौर पे सारी चीज़ों को स्पॉन्सर करना, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने एक नया इतिहास रचा है कि कोई अखबार, लिखित अखबार रंगमंच से इस तरह से जुड़कर सक्रिय भूमिका निभा रहा हो। अब हम आपके सामने कल की घोषणा कर दें। कल 3 बजे से रंग संवाद है, कल रविवार है, कल 3 बजे से रंग संवाद और 6:30 बजे से नाटक। व्यक्तिगत नाटक की टीम दिल्ली से यहाँ आ चुकी है, तो कल इसी तरह आपसे मुलाकात होगी। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक व्यक्तिगत, जिसके निर्देशक राजेश सिंह है, वो दिल्ली से यहाँ आ चुके हैं अपनी पूरी टीम के साथ। तो कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए कोई अलविदा नहीं, तब तक के लिए प्रतीक्षा में और प्रतीक्षा में कल 3 बजे मुलाकात होगी।